अंकित रात के करीब 12:30 बजे जोन ऑफ करके घर जाने वाला था। तभी फोन वाइब्रेट हुआ। एक आखिरी ऑर्डर। लोकेशन मेहरा वाली कॉलोनी, शहर के बिल्कुल किनारे। वही कॉलोनी जिसके बारे में लोग कहते थे वहां कोई नहीं रहता, वो इलाका बरसों पहले खाली करा दिया गया था। अंकित हंस पड़ा। उसे लगा लोग बेवजह डरते हैं। बस सोचा चलो 20 मिनट में डिलीवरी देके घर पहुंच जाऊंगा। लेकिन जैसे जैसे वो कॉलोनी के पास पहुंचा, हवा ठंडी होती गई, जैसे किसी ने अचानक उसकी गर्दन पर बर्फ रख दी हो। सड़क पर एक भी आदमी नहीं, सिर्फ सड़क के किनारे खड़े पेड़ जो हवा में झूम नहीं रहे थे, बल्कि ऐसे लग रहे थे जैसे उसका रास्ता घूर रहे हों। अंकित ने खुद को दिलासा दिया, आराम से भाई, सिर्फ डिलीवरी है। कॉलोनी के गेट पर पहुंचते ही उसने देखा गेट टूटा पड़ा था और अंदर की सारी लाइटें बुझी हुई। अंधेरे में बस एक पुरानी स्ट्रीट लाइट टिमटिमा रही थी, जैसे किसी की आखिरी सांस। अंकित ने बाइक रोककर फोन से लोकेशन चेक की। ऑर्डर लिखा था घर नंबर 27C। वो अंदर बढ़ा। हर कदम पर पत्तों की आवाज, लेकिन अजीब ये कि हवा बिल्कुल नहीं थी। आवाज जैसे पेड़ खुद कर रहे हों। अंकित बुदबुदाया, कौन रहता है यहां? पूरा इलाका तो भूतिया लग रहा है। अचानक पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। वो तेजी से मुड़ा पर वहां कोई नहीं था। उसका गला सूख गया, दिल की धड़कन तेज होने लगी। लेकिन उसने खुद से कहा, कस्टमर का ऑर्डर है, बस 5 मिनट की बात है। अंकित आगे बढ़ता गया और दूर उसे घर की सिलुएट दिखी, 27C। लेकिन वो घर ऐसा लग रहा था जैसे उसे सालों से छुआ नहीं गया हो। दीवारें टूट चुकी थीं, खिड़कियां आधी लटकी हुईं और मुख्य दरवाजा थोड़ा खुला हुआ, जैसे कोई अंदर चुपचाप इंतजार कर रहा हो। अंकित ने हिम्मत करके दरवाजे के पास जाकर आवाज लगाई, ज़ोमैटो डिलीवरी? कोई जवाब नहीं। उसने दूसरी बार कहा, हेलो, ऑर्डर ले लीजिए। तभी दरवाजा धीरे धीरे अपने आप और खुलने लगा। अंकित एक कदम पीछे हट गया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन उसे लगा जैसे अंदर कोई खड़ा है, बस उसे देख रहा है। अंकित ने कांपते हुए पूछा, कौन है? ऑर्डर लिया जाएगा? फिर अंदर से एक बहुत धीमी, टूटी फूटी सी आवाज आई, आजा बेटा। अंकित के पैर सुन्न पड़ गए। बेटा? कौन बोल रहा है? और इतनी अजीब आवाज, जैसे कोई गले से बोल ही नहीं पा रहा। अचानक ज़ोमैटो ऐप में नोटिफिकेशन आया, कस्टमर इंस्ट्रक्टेड, प्लीज कम इनसाइड। अंकित का दिल बैठ गया। किसने लिखा ये? और अंदर कौन है? लेकिन नौकरी तो नौकरी, और उसे पैसे की बेहद जरूरत थी। उसने गहरी सांस ली और घर के अंदर कदम रखा। अंदर बिल्कुल सन्नाटा, इतना कि उसकी सांसों की आवाज तक गूंज रही थी। एक पुरानी लकड़ी की मेज और टूटी हुई कुर्सी, दीवार पर धूल से ढकी एक तस्वीर जिसमें एक बूढ़ी औरत और एक बच्चा दिख रहा था। लेकिन तस्वीर पर नजर पड़ते ही उसका दिल जोर से धड़क गया, क्योंकि दोनों की आंखें सीधे उसी की तरफ देख रही थीं। उसका पूरा शरीर बर्फ जैसा ठंडा हो गया। तभी घर के पिछले हिस्से से कुछ गिरने की भारी आवाज आई। अंकित डर कर बोला, कौन है? प्लीज सामने आइए। और फिर अंधेरे में कोई चलता हुआ उसकी तरफ आने लगा। धीरे धीरे घिसटते हुए पैर, सूखी सांसों की आवाज। अंकित की आंखें फैल गईं। जो चीज सामने आई वो इंसान कम और कुछ और ज्यादा लग रही थी। अंकित उस आकृति को घूर रहा था। अंधेरे में कोई लटकती हुई चीज चलकर उसकी ओर आ रही थी। पहले तो वो इंसान लगी, लेकिन जैसे जैसे वो पास आई, अंकित की रूह कांप गई। वो एक बूढ़ी औरत थी, लेकिन उसके पैर जमीन पर टिके नहीं थे।
ऐसे लग रहा था जैसे उसका शरीर आधा हवा में तैर रहा हो और गर्दन एक तरफ अजीब तरह से टेढ़ी पड़ी हुई। अंकित कांपती आवाज में बोला, आंटी, ऑर्डर यही है, लेने आ जाइए। वो हंसती, लेकिन हंसी इंसानी नहीं थी। हंसी ऐसी जैसे कोई पुराने रेडियो से आवाज निकाल रहा हो। अंकित के हाथ पसीने से भीग गए। उसका मन कह रहा था भाग जा अभी के अभी, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जड़ हो गए। वो औरत कुछ कदम और पास आई और बोली, तू बहुत देर से आया, मैं भूखी थी। अंकित की सांस रुक गई। कमरे में अजीब सी बदबू भरने लगी, सड़ी हुई नमी वाली, जैसे किसी पुराने कुएं से आती हो। वो डर के मारे पीछे हटने लगा। अब मैं सिर्फ खाना देने आया हूं, उसके बाद चाहता हूं। वो औरत अचानक रुक गई। उसकी एक आंख ऊपर घूमी हुई और दूसरी सीधे अंकित के चेहरे पर जमी हुई। वो बोली, खाना? यहां कोई खाना नहीं खाता बेटा। अंकित घबरा गया। फिर आपने ऑर्डर क्यों किया? औरत ने गर्दन और टेढ़ी कर ली, इतनी टेढ़ी कि जैसे हड्डी टूटकर लटक रही हो। वो फुसफुसाई, मैंने नहीं किया, उसने किया है। अंकित हड़बड़ा गया, किसने? और उसी वक्त ऊपर वाले कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुला। हल्की सी रोशनी बाहर निकली। औरत ने उंगली उठाकर कहा, वो ऊपर है, वहीं इंतजार कर रहा है, ऑर्डर उसे देना। अंकित का गला सूख गया। उसकी रीढ़ में झंझनाहट दौड़ गई। नहीं आंटी, मैं नीचे ही दे देता हूं। वो औरत अचानक चिल्लाई, ऊपर जा। अंकित का दिल जोर से उछला। कमरा कुछ क्षण के लिए ठंड से जम गया, जैसे सांसें भी काम करना भूल गई हों। अंकित डर के मारे पीछे हटते हुए सीढ़ियों की तरफ देखा। ऊपर की ओर जाती लकड़ी की सीढ़ियां ऐसी लग रही थीं जैसे सदियों से किसी ने छुआ ना हो। हर कोने में धूल, जाले और अंधेरा। लेकिन उस अंधेरे में उसे किसी की मौजूदगी महसूस हुई, जैसे कोई सीढ़ियों के ऊपर खड़ा उसे चुपचाप घूर रहा हो। अंकित ने डर से सिर घुमाकर फिर से उस बूढ़ी औरत को देखा, पर वो गायब थी। कमरा खाली, बस एक पुरानी आवाज जैसे कोई दीवार के पीछे उंगलियों से खरोच रहा हो। अंकित के पैर कांप रहे थे। वो फुसफुसाया, ये मैं कहां फंस गया? लेकिन उसे वापसी का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। दरवाजा कभी का बंद हो चुका था और फोन में लोकेशन अपने आप बदल चुकी थी, प्रोसीड अपस्टेयर्स। अंकित की सांस अटक गई। उसने कांपते कदमों से पहला पायदान चढ़ा। सीढ़ी बुरी तरह चरमराई, जैसे उसे चढ़ने से मना कर रही हो। दूसरा कदम, तीसरा। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई पीछे खड़ा है, उसके गर्दन तक आते हुए बर्फीली सांसें फेंक रहा हो। आखिर वो ऊपर पहुंच गया। कमरा आधा खुला हुआ था, अंदर से हल्की पीली रोशनी झांक रही थी। अंकित ने हिम्मत कर दरवाजा पूरा खोला और जो उसने अंदर देखा, उसकी रूह वहीं जम गई। कमरा बिल्कुल खाली था। बस बीच में एक टूटा हुआ पलंग, दीवारों पर काले धब्बे और हवा में हल्की सी सड़न की गंध। लेकिन सबसे अजीब ये, कमरा खाली होने के बावजूद उसे साफ महसूस हो रहा था कि कोई उसके ठीक सामने खड़ा है। एक अदृश्य परछाई जो उसकी हर सांस को, हर धड़कन को बहुत करीब से महसूस कर रही थी। अंकित ने कांपते हुए कहा, हेलो, जिसने ऑर्डर किया था वो कहाँ है? जवाब नहीं आया। सिर्फ हवा में एक अजीब सी सरसराहट, जैसे कोई बालों की लटें उसके चेहरे को छूकर गुजर गई हों। अंकित का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके पैर अपने आप एक कदम पीछे हटे। तभी कमरे के कोने में रखे एक पुराने झूले ने धीरे धीरे हिलना शुरू कर दिया। कोई वहां नहीं था, लेकिन झूला ऐसे हिल रहा था जैसे कोई बच्चा उस पर बैठकर धीरे धीरे झूल रहा हो। अंकित की आंखें फैल गईं। वो हकलाता हुआ बोला, कोई है क्या? तभी झूला अचानक रुक गया। कमरा एकदम शांत हो गया और उसी खामोशी के बीच एक बहुत हल्की, मासूम सी आवाज आई, मेरा खाना कहां है? अंकित का दिल नीचे गिर गया। आवाज झूले के ठीक पीछे से आई थी, लेकिन वहां कोई नहीं था।
अंकित ने डरते हुए आवाज की दिशा में देखा और तभी झूले के पीछे की दीवार पर एक छोटी सी परछाई दिखाई दी। एक बच्चे की परछाई, लेकिन कमरा तो खाली था, कोई बच्चा नहीं। फिर यह परछाई किसकी? अंकित की सांसें तेज हो गईं। उसने धीरे से पूछा, तुम कौन हो? बच्चे की आवाज ने फिर कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, बहुत। अंकित के हाथ कांप गए। वो डर के मारे ऑर्डर का बैग जमीन पर रखकर पीछे हट गया। ये रहा खाना, मैं जा रहा हूं। अचानक कमरे की लाइट तेज से झटके मारने लगी और उस फ्लिकरिंग रोशनी के बीच वो परछाई धीरे धीरे बड़ी होने लगी, जैसे कोई अदृश्य शरीर कमरे के बीच खड़ा होकर आकार ले रहा हो। अंकित दीवार से लगकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें फटी रह गईं। उस परछाई ने इंसानी शक्ल लेना शुरू कर दिया, लेकिन आधी अधूरी। एक बच्चा, मगर चेहरा जैसे जल चुका हो, आंखें खाली, बिना पुतलियों के। वो फुसफुसाया, मम्मी ने कहा था खाना लेने कोई जरूर आएगा। अंकित बुरी तरह घबरा गया। तुम इंसान हो या? बच्चा हंसा, लेकिन वो हंसी इतनी खौफनाक थी कि जैसे कमरे की हवा भी कांप गई हो। वो बोला, मैं पहले इंसान था, फिर इस घर में मुझे जला दिया गया। अंकित का खून ठंडा पड़ गया। बच्चा आगे बोला, जो भी इस घर में आता है वो मेरा खाना बन जाता है। अंकित चीखने ही वाला था कि उस बच्चे की काली जली हुई उंगलियां उसकी तरफ बढ़ने लगीं, धीरे धीरे, बिल्कुल उसके गर्दन की ओर। अंकित पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन में धंस गए हों जैसे। उसे महसूस हुआ कमरा उसके चारों तरफ सिमट रहा है, जैसे ये घर खुद उसे पकड़ लेना चाहता है। बच्चा अब उसके बिल्कुल सामने था, इतना पास कि उसकी जली हुई त्वचा की गंध सीधे अंकित की सांसों में उतर रही थी। बच्चा मुस्कुराया और बोला, अब तू रहेगा यहां मेरे साथ। और उसी पल अंकित की रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई, एक एहसास कि अब वो इस घर से जिंदा बाहर नहीं निकल पाएगा। अंकित जली हुई बच्चे की मुस्कान देखकर वहीं जम गया। उसकी आंखें खाली थीं, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो सीधे अंकित की आत्मा में झांक रहा हो। बच्चा धीमे से बोला, डर मत, शुरुआत में सब डरते हैं। अंकित कांपते हुए बोला, मुझे जाने दो प्लीज, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बच्चा धीरे धीरे उसके करीब आया, इतना करीब कि उसकी सांसें अंकित के चेहरे को छू रही थीं, ठंडी बर्फ जैसी। वो बोला, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन जिसने भी इस घर में पैर रखा वो कभी वापस नहीं गया। अंकित के हाथ दीवार पर चिपक गए। उसे लगा जैसे इस घर की हवा भी अब उसके खिलाफ हो गई हो। कमरा भारी हो रहा था, सांस लेना मुश्किल। अंकित हिम्मत करके एक कदम पीछे हटना चाहता था, लेकिन तभी बच्चा अचानक रुक गया और बोला, तू अलग है। अंकित हकबका गया, क्यों? बच्चे का चेहरा फिर से टेढ़ा हो गया। वो बोला, क्योंकि तू डरते हुए भी भागने की सोच रहा है, बाकी तो चीखने लगते हैं। तू भागना चाहता है ना? अंकित ने सिर झटका। हाँ, मुझे जाने दो। बच्चा मुस्कुराया, भाग सकता है अगर उस रास्ते से गुजर सके। उसने दीवार की ओर इशारा किया, वहीं जहां धूल से ढकी एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी। अंकित समझ नहीं पाया, क्या अंदर रास्ता है? बच्चा धीरे से बोला, हां, लेकिन जिसने भी उस रास्ते से बाहर जाना चाहा वो अचानक चुप हो गया। उसके चेहरे पर ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे किसी काले राज ने उसकी आवाज दबा दी हो। अंकित डरते हुए बोला, क्या हुआ उनके साथ? बच्चे की आंखें ऊपर चढ़ गईं, जैसे वो किसी और ही दुनिया की चीज को याद कर रहा हो। वो बोला, तो घर उन्हें खा गया। अंकित की सांसें अटक गईं, लेकिन अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। जिंदा बचने की एक ही उम्मीद, दरवाजा, अलमारी, भागना, कुछ भी। वो धीरे धीरे अलमारी की ओर बढ़ा। बच्चा बस उसे देख रहा था, न रोका न कुछ कहा।
अंकित ने कांपते हाथों से अलमारी का पुराना हैंडल पकड़ा। लकड़ी इतनी ठंडी थी कि जैसे किसी मुर्दे का हाथ पकड़ लिया हो। उसने दरवाजा खींचा। अंदर अंधेरा था, गहरा, घना, जैसे कोई काला कुआं। लेकिन उस अंधेरे में उसे एक चीज दिखी। फर्श पर खून से खींची हुई छोटी सी लाइन, जैसे कोई बच्चों ने नाखूनों से दीवारों पर खरोंचते हुए निशान छोड़े हों। अंकित तुरंत पीछे हट गया। ये क्या है? बच्चा शांत खड़ा था। उसने कहा, ये वो लोग हैं जो भागना चाहते थे। अंकित के हाथ पसीने से भीग गए। दिल इतना तेज धड़क रहा था कि जैसे सीने को चीर देगा। लेकिन तभी अलमारी के अंदर से किसी ने अंकित का नाम पुकारा। बहुत धीमी आवाज, जैसे किसी की आखिरी सांस। अंकित, अंदर आओ। अंकित का पूरा शरीर सुन्न हो गया। किसी को उसका नाम कैसे पता? वो डर से पीछे हटा। कौन है अंदर? दीवार के पीछे से खाली बेजान आवाज आई। वही जो तुझसे पहले आया था, वही जो अभी भी यहां फंसा है। अंकित की आंखें फैल गईं। क्या इस घर में और भी लोग थे? क्या कोई बचा हुआ है? उसने बच्चे से पूछा, और कौन है इस घर में? बच्चा धीरे से बोला, जिसे तू बचा सकता है या जिसके साथ तू भी फंस सकता है। अंकित का माथा पसीने से भीग गया। अब उसके सामने एक ही विकल्प था, अलमारी के अंदर जाना और शायद बच निकलना, या वापस मुड़कर इस घर का अगला शिकार बन जाना। उसने गहरी सांस ली और अंधेरे में कदम रख दिया। लेकिन जैसे ही उसने अंदर पहला कदम रखा, उसने महसूस किया कि कोई उसका हाथ पकड़ रहा है। कोई इंसान नहीं, कुछ और। एक ठंडा, सख्त, सूखा हाथ, जो धीरे धीरे अंकित को अंधेरे में खींच रहा था। अंकित ने झटके से हाथ छुड़ाने की कोशिश की। छोड़ो, कौन हो तुम? लेकिन वो पकड़ और कसती गई। अंधेरा उसके पैरों को खींच रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अलमारी के अंदर कोई गहरी खाई खुल गई हो। अचानक एक धीमी, टूटी हुई आवाज आई, मत निकल, पीछे मत मुड़, वरना वो तुझे देख लेगा। अंकित की सांसें अटक गईं। उसने डरते हुए पूछा, कौन देख लेगा? अंधेरे में वो आवाज फिर आई, ये घर जिंदा है। अंकित कांप गया। अलमारी के अंदर वो अदृश्य हाथ उसे आगे खींचते जा रहा था और पीछे कमरे में खड़ा जला हुआ बच्चा अब धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, अब तू बच नहीं सकता। तू अंदर जाएगा या बाहर मर जाएगा। अंकित ने पूरी ताकत लगाकर अपना हाथ छुड़ाया और अलमारी से बाहर गिर पड़ा। वो घुटनों के बल गिरा, सांसें तेज, आंखें डरी हुई। बच्चा अब उसके सामने था, जला हुआ चेहरा, खाली आंखें और धीरे धीरे मुड़ता सिर, मानो हड्डियां हर बार टूट रही हों। उसने बोला, भाग मत, ये घर भागने नहीं देता। अचानक दीवारें बंद होने लगीं। कमरा छोटा होता गया, जैसे घर सच में उसकी सांसें निगल रहा हो। अंकित चीखता हुआ नीचे की ओर भागा। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे हर कदम उसके पीछे कोई आ रहा हो। हवा में ठंडी उंगलियां हर सीढ़ी पर उसके पैरों को छू रही थीं। वो नीचे पहुंचकर दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा अब वहां था ही नहीं। जहां दरवाजा होना चाहिए था, वहां अब सिर्फ दीवार थी, सपाट, सूनी, ठंडी दीवार। अंकित ने दीवार पीटते हुए चीखा, मुझे निकलने दो, प्लीज, कोई तो सुनो। लेकिन पूरा घर उसकी चीखें निगल रहा था। उसी वक्त उसके पीछे वही बच्चे की आवाज आई, क्यों रो रहा है? घर ने तुझे चुन लिया है। अंकित धीरे धीरे पीछे मुड़ा। उसकी आंखों में डर नहीं, अब जान जाने का एहसास था। बच्चा उसकी तरफ बढ़ रहा था, धीरे धीरे, जैसे कोई दांव पर रखा हुआ खिलौना लेने आ रहा हो। अंकित ने कांपते हुए कहा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? मुझे जाने दो। बच्चा कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, मैं नहीं रोक रहा, घर तुम्हें नहीं जाने देगा।
अंकित की समझ से बाहर था। घर? एक घर कैसे किसी को रोक सकता है? बच्चा बोला, जिस दिन मुझे जलाया गया, मां भी इसी घर में मरी थी। उसकी आत्मा इस घर में फंस गई, फिर घर जिंदा हो गया। अब ये हर डर, हर दर्द अपने अंदर भर लेता है। अंकित पीछे हटता गया, लेकिन घर की दीवारें धीरे धीरे उसके पास आ रही थीं। कमरा सिकुड़ रहा था। बच्चे ने हाथ उठाया और बोला, अब तू भी हमारा हिस्सा बनेगा। अंकित की आंखों से आंसू निकल पड़े। वो जमीन पर गिर पड़ा। नहीं नहीं, प्लीज, मैं सिर्फ खाना देने आया था। बच्चे ने अपना जला हुआ हाथ उसकी ओर बढ़ाया। यही तो गलती है। ये घर किसी को खाना देने नहीं देता। यहां सिर्फ खाना बनने दिया जाता है। और उसी पल अंकित ने महसूस किया कि घर की दीवारें उसे अंदर खींच रही हैं। उसे नजर आ रहा था दीवार पर पुराने दाग, गहरी खरोंचें और कहीं कहीं तो इंसानी नाखून धसे हुए। वो आखिरी बार चीखा, मदद, कोई है? और अगले ही सेकंड घर की दीवारें उसे अपने अंदर समा गईं, जैसे वो कभी था ही नहीं। कमरा फिर से शांत, अंधेरा, सन्नाटा। जला हुआ बच्चा वापस झूले पर बैठ गया, धीरे धीरे हिलता हुआ। फिर उसने फुसफुसाकर कहा, मम्मी, आज फिर कोई आया था, लेकिन अब कोई नहीं आएगा। और उसी वक्त ज़ोमैटो ऐप में एक नया नोटिफिकेशन आया। ऑर्डर असाइंड, डिलीवरी बॉय अंकित वर्मा। लेकिन अंकित तो इस दुनिया में बचा ही कहां था। इस हादसे के ठीक अगले दिन सवेरे सवेरे उस पुराने मोहल्ले में एक और डिलीवरी बॉय आया। उसका नाम था रवि। नया नया ज्वाइन किया था। उसे ऐप पर एक पॉपअप मिला, ऑर्डर पेंडिंग फ्रॉम यस्टरडे, कस्टमर वेटिंग। एड्रेस वही पुराना टूटा हुआ घर। रवि ने सोचा, किसी का मिस्ड ऑर्डर होगा, बोनस भी मिल जाएगा। वो बाइक स्टार्ट करके उसी घर के सामने जा पहुंचा। घर बिल्कुल वैसा ही शांत, जैसे सदियों से कोई रहता ही ना हो। रवि ने बाहर से ही आवाज लगाई, हेलो, ज़ोमैटो से आया हूं। कोई जवाब नहीं। घर एकदम चुप। रवि ने हिम्मत करके दरवाजा धक्का दिया। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर ठंडी भारी हवा थी। उसे महसूस हुआ जैसे कमरे की हवा उसकी मौजूदगी को सूंघ रही हो। रवि फोन निकालकर बोला, कस्टमर का नंबर ट्राई करता हूं। लेकिन कॉल कनेक्ट होते ही फोन के दूसरी तरफ किसी बच्चे की धीमी टूटी हुई आवाज आई, अंदर आ जाओ, देर मत करो, खाना रख दो। रवि चौंक गया। बच्चा है क्या? अकेला? वो अंदर आया तो एक चीज ने उसका ध्यान खींचा। सीढ़ियों पर पड़े ज़ोमैटो बैग का एक फटा हुआ टुकड़ा। उस पर नाम लिखा था अंकित। रवि ने उसे उठाया और धीरे से कहा, अरे, ये तो कल वाले डिलीवरी बॉय का बैग है। तभी ऊपर से धीरे धीरे झूले की आवाज आई। उसने ऊपर देखा और उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। ऊपर झूले पर एक छोटा सा बच्चा बैठा था, जला हुआ, खाली आंखें, धीरे धीरे झूलता हुआ। बच्चा नीचे देखते हुए बोला, देर कर दी, मेरी मम्मी को गुस्सा आ जाता है। रवि डर गया। तुम कौन हो? बच्चा बस मुस्कुराया और अपनी उंगली पीछे की दीवार की तरफ उठाई। रवि ने दीवार की ओर देखा और उसका दिल जम गया। वहां दीवार में अंदर धसा हुआ एक चेहरा था, आंखें आधी खुली, होंठ सूखे हुए और नीचे लिखा हुआ था अंकित। दीवार ने धीरे धीरे उस चेहरे को फिर अंदर खींच लिया, गायब कर दिया, जैसे कभी था ही नहीं। रवि ने कांपते हुए एक कदम पीछे लिया। बच्चा झूले से उतरकर खड़ा हो गया और बोला, तू भी ना बहुत देर से आया है।
अगले ही पल घर का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया, जोर से, और बाहर सड़क पर किसी को भी रवि की आवाज सुनाई नहीं दी, जैसे वो आवाज किसी गहरे कुएं में गिरती जा रही हो। उस दिन के बाद ज़ोमैटो के उसी पते पर आने वाले हर डिलीवरी बॉय को एक आखिरी नोटिफिकेशन मिलता है, कस्टमर वेटिंग, प्लीज डोंट डिले। पर जो भी वहां जाता है वापस कभी नहीं लौटता। और रात होते ही उस घर के अंदर एक बच्चे की धीमी हंसी गूंजती है, मम्मी आज फिर खाना आ गया। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई हो ना, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और अगर तुम ऐसी और डार्क, हॉरर और थ्रिलिंग कहानियां सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट किस टॉपिक पर कहानी चाहिए। मैं मिलता हूं तुमसे अगली कहानी में। तब तक सेफ रहना और रात को दरवाजा ध्यान से बंद करके सोना।